केस नंबर सेकंड, बहुत ध्यान से समझने वाला ये केस है, ध्यान से देखें। इस केस में क्या होगा, मान लीजिए यह एक सोर्स है और 1 सेकेंड में ये एफ पल्स निकालता है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, दोनों रेस्ट में है। अभी इनिशियली ये मान लो दोनों रेस्ट में, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम v लें, ध्यान से देखें, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम v लेंगे, ये भी रेस्ट में है, अभी ये भी रेस्ट में है, तो सबसे पहली पल्स इट इज फर्स्ट पल्स, ये t इक्वल्स टू 0 पर जस्ट यहां से निकल रही होगी, ये पहली पल्स है। ये निकालता कितनी पल्स है, नंबर ऑफ पल्सेस एमिटेड पर सेकेंड एफ, पहली पल्स निकल रही होगी शुरुआत में, और जब 1 सेकेंड पूरा हो गया होगा तो चूंकि हमको पता है कि साउंड 1 सेकेंड में v के बराबर डिस्टेंस तय कर लेती है, बिकॉज v इज द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तो ये पहली वाली पल्स यहां पहुंच जाएगी, फर्स्ट पल्स यहां होगी, और सबसे लास्ट नंबर की जो पल्स है इट इज एफ्थ नंबर पल्स, ये यहां से निकलने को तैयार होगी, क्योंकि इससे पहले साउंड नहीं है। 1 सेकेंड में ये पहली पल्स ही यहां, फिर सीक्वेंस जारी हो जाएगा, फिर अगले 1 सेकेंड में इसके कारण से पूरी एफ पल्सें पार हो जाएंगी, क्योंकि ये यहां पहुंच जाएगी तो इसके आगे होंगी, पूरी की पूरी वो निकल जाएंगी इसमें से, लेकिन यहां से सीक्वेंस चालू हो रहा है। तो ध्यान से देखते जाएं, ये सबसे लास्ट यानी एफ नंबर की पल्स उस समय जस्ट इससे निकल रही होगी, आप ये माने कि ये इसके अंदर चली गई होगी और इससे ये जस्ट निकल रही होगी, तो बाकी जो पल्सेस हैं वन टू एफ, ये पूरी पल्सें इस दूरी के अंदर होंगी, ये डिस्टेंस है v, और v डिस्टेंस में कितनी पल्सेस हैं f, तो एक पल्स की लेंथ यानी वेव लेंथ, यहां पर f pulses are in v distance, the length of
one pulse is V by f. It is wavelength. तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वेवलेंथ एक्चुअल है वही रहेगी। लेकिन ये केस बिल्कुल सिंपल केस है, इसमें दोनों रेस्ट में है। लेकिन यदि सोर्स मूविंग होगा तो पहली पल्स जब यहां पहुंच रही होगी और लास्ट पल्स जब निकल रही होगी तो सोर्स भी थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, और इतनी ही जो पल्सेस हैं वो अब पहले की अपेक्षा कम दूरी में समाई हुई होंगी। इससे यह मालूम चलता है कि वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब एफ पल्स है और दूरी कम हो जाएगी। तो इस केस को हम स्टडी करते हैं। इससे पहले आप लिखें, अपन ने केस लिखा, सेकेंड नंबर केस हेडिंग डालेंगे, व्हेन ऑब्जर्वर इन रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग। ये हेडिंग अगर डल गई है तो आगे लिखेंगे, लेट्स इनिशियली both are in rest. Both are in rest. And at t equals to 0, first pulse is emitted from the source. The distance between source and observer is V. The distance between source and observer is V. And at t equals to 1 second, the first pulse reaches up to observer. The first pulse reaches up to observer and fth number pulse leaving to the source. So यहां से नोट करें, f pulse are in v distance, length of one pulse is v by f, wavelength lambda equals to v by f. नोट हो गया? नाउ the source start moving with Vs. ये फर्स्ट पल्स होगी, क्योंकि फर्स्ट पल्स तो यहां से शुरुआत में ही निकल गई है, फिर इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो फर्स्ट पल्स तो ये डिस्टेंस पूरी तय करेगी 1 सेकेंड में।
यहां तक, और 1 सेकेंड के लास्ट में इससे nth नंबर की पल्स, सॉरी fth नंबर की पल्स निकल रही होगी, और बाकी सब V माइनस VS डिस्टेंस के अंदर समाई हुई होंगी। कि पक्की बात है सोर्स तो 1 सेकंड में पूरी F पल्स से निकाल देगा, तो पहली वाली स्टार्टिंग में पहुंची होगी, लास्ट वाली यहां से निकल रही होगी, नहीं बीच में सारी की सारी होंगी। ये चल के इतना आ गया तो ये कंप्रेस्ड हो जाएंगी। कंप्रेस्ड होने के कारण F पल्स आर इन V minus Vs distance. The length of one pulse is total length upon number of pulse. Apparent wavelength lambda is V minus Vs upon F. These are apparent wavelength. हमको पता है apparent frequency is, यहां स्पीड चेंज नहीं हुई, वेवलेंथ चेंज हुई है। ये हटाया जाए, इन सच केस आप ये ध्यान रखें किस तरह से ये फॉर्मूले आए हैं। जिस स्टूडेंट को वो चीज परफेक्टली पता होगी वही ये मान के चले कि डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए गए ओरिजिन से जो रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये दोनों चीजें पता हो कि जब सोर्स चलेगा तो क्या होगा, मतलब वेवलेंथ चेंज होती है, और जब ऑब्जर्वर चलता है तो साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होती है, और दोनों चलते हैं तो दोनों इफेक्ट होते हैं। कब क्या होता है, कैसे होता है, जब तक आपको इसका माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से देखें, इसमें पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, when source is moving, when source is moving and observer in rest, Doppler's effect takes place. Doppler's effect takes place due to change in wavelength. Due to change in wavelength. सेकेंड पॉइंट लिखें, अगर सोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां साइन प्लस आ जाएगा,
क्योंकि अब वेवलेंथ बढ़ जाएगी। और फॉर्मूला होगा एफ ए इक्वल्स टू वी अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ। इसके बाद नेक्स्ट केस, when source and observer both are moving, source and observer both are moving, ये ऑब्जर्वर वीओ और ये वीएस से मूव कर रहा है, ये केस ध्यान से देखें, दोनों की डायरेक्शन एक ही है। इस केस में ऑब्जर्वर को क्या अपीरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, अगर ये हमको मालूम करना है तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दोनों को अपन एक साथ फिर लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को रेस्ट में रखते हैं और सोर्स इसकी तरफ आ रहा है। स्टेप 1 में let observer in rest, तो इस समय फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा दैट इज एफ डैश। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले जो केस किया था वही केस, सोर्स मूविंग ऑब्जर्वर इन रेस्ट। स्टेप 2 में source and observer both are moving, observer and source both are moving। ध्यान से देखें, स्टेप 2 when both are मूविंग, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आएगा कि वीएस और ये ऑब्जर्वर वीओ से मूव कर रहा है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे कि ये यहां पर जो सोर्स है वो रेस्ट में है और जो फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है दैट फ्रीक्वेंसी इज एफ डैश। सोर्स के मोशन का इफेक्ट हमने यही देख लिया था कि सोर्स जब मोशन करता है तो फ्रीक्वेंसी, यानी इसको क्या महसूस होगा कि जो सोर्स है वो इतनी फ्रीक्वेंसी का है, तो अभी भी आप एक काम करो, इसको रेस्ट कर दो और फ्रीक्वेंसी एफ डैश कर दो। वीओ से इसको मूव करा दो, तो ये केस क्या बन गया, सोर्स इन रेस्ट ऑब्जर्वर इज मूविंग। तो इसमें जो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी, सोर्स इन रेस्ट ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, V minus VO
और जो डॉपलर इफेक्ट होगा अब किस पर होगा? एफ डैश के ऊपर होगा। बाई इक्वेशन 1 एफ डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनल एपिरेंट फ्रीक्वेंसी V माइनस VO इट इज द एपिरेंट फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए, तो ये केस हुआ। अब जितने पॉसिबल केस होंगे उन सब के लिए एक टेबल हम बनाएंगे। यहां पर पॉसिबल केस, यहां एपिरेंट फ्रीक्वेंसी। अभी ठीक इससे पहले अपन ने ये केस एनालाइज किया और इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और एपिरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए इक्वल्स टू वी माइनस वीओ वी माइनस वी एस इंटू एफ, ये एपिरेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही थी। पूरे डॉपलर इफेक्ट का ये बेसिक फार्मूला है। अगर आपको ये याद रहता है तो आपको इसका मतलब पूरा डॉपलर इफेक्ट अगर एक बार समझ लिया तो पूरा शुरू भी यहीं से खत्म भी यहीं से। यह फार्मूला बेसिक फार्मूला है, ध्यान से देखें। पर इसमें यह याद रखना है जो कॉन्फ़िगरेशन है कि सोर्स पीछे चाहिए, ऑब्जर्वर आगे चाहिए, दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इस कॉन्फ़िगरेशन का यह फार्मूला। अब इसी में मॉडिफिकेशन करके पूरा चार्ट बनाएंगे और पूरे डॉपलर इफेक्ट को एनालाइज हम इसी फार्मूले से करेंगे। सोर्स इन रेस्ट, ऑब्जर्वर मूविंग अवे, एपिरेंट फ्रीक्वेंसी। आप देखो इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज है। सोर्स रेस्ट में है तो इस फॉर्मूले में Vs 0 कर दो। दूसरा, ऑब्जर्वर जैसा है वैसा ही है तो जो उसमें ऑब्जर्वर लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। दैट इज सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है तो इस कॉन्फ़िगरेशन और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। सोर्स रेस्ट में है तो Vs बराबर 0 पुट कर दोगे, ऑब्जर्वर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसका साइन चेंज कर दोगे। डायरेक्शन इस कॉन्फ़िगरेशन से अगर अपोजिट है तो साइन चेंज हो जाता है और रेस्ट में है तो 0 कर देते हैं। दैट इज
मान लीजिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, सोर्स चल रहा है और ऑब्जर्वर अपोजिट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस ऑब्जर्वर का साइन अपोजिट है, तो बस वीओ का साइन अपोजिट कर दो। जो जो इसमें चेंज होगा, अगर ऑब्जर्वर ये अपोजिट है तो यहां इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। इस केस में दोनों अपोजिट हैं, दोनों के साइन चेंज कर दो, वी और वी एस। सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इन रेस्ट, तो वीओ जीरो कर देंगे। सोर्स सेम है तो वीएस का साइन चेंज नहीं होगा। इस तरह से सारे पॉसिबल केस और भी जो बनेंगे हम बना सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ और केसेस देखेंगे, इसमें और भी केस अगर बनते हैं तो हम बना सकते हैं। तरीका आ गया, तो रटना तो है नहीं अपन को, लेकिन बेसिक फार्मूला यही है। डॉपलर इफेक्ट को रिवीजन करना है आपको, तो डेरिवेशन जो है वो दो रिवाइज कर लो और बस इस फार्मूले को आप याद रखो। नेक्स्ट केस अलग से, स्टेबल के साथ नहीं लिखेंगे, स्टार लगा के अलग से। It is the source, it is the observer, Vs, theta 1 angle. It is theta 2 angle. So along the line joining them, इसका कंपोनेंट होगा Vs cos थीटा 1 और इसका कंपोनेंट होगा Vo cos थीटा 2। परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो हमने जो अभी डेरिवेशन किए उनमें हमने केवल वही कंपोनेंट लिए थे जो कि इस लाइन, दोनों को बनाने वाली लाइन के अलोंग थे। तो अब यहां पर वीओ का मतलब हो जाएगा वीओ कॉस थीटा 2 और वीएस का मतलब हो जाएगा वीएस कॉस थीटा 1, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इस केस में पूरी इनकी जो स्पीड थी वो इसी के अलोंग थी। तो इस केस में जो एपिरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी दैट इज वी माइनस it is apparent frequency. नेक्स्ट केस देखें,
मान लीजिए it is source, it is observer, and the wind is blow from source to observer with a speed of VW. क्योंकि साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की ओर ही जाना है, और इस समय जो मीडियम की स्पीड है, एयर की जो स्पीड है, वो साउंड को सपोर्ट करेगी, इसलिए अपीरेंट फ्रीक्वेंसी में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी. It is. इससे ठीक अपोजिट अगर विंड से नोट कर लें, नोट हो गया है. विंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में ब्लो हो रही है तो यही साइन चेंज हो जाएगा, साउंड की स्पीड घट जाएगी. V माइनस VW, और सेम पुराने जैसा फॉर्मूला, और ऑल पॉसिबल केस सब हो जाएगा इसमें. सोर्स रुका है, ऑब्जर्वर मूविंग है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, वो सब वैसे करेंगे. नोट हो गया ये. अगर विंड इस तरह से ब्लो हो रही है, थीटा एंगल के साथ ये सपोर्ट कर रही है, मतलब ये सपोर्टिंग ही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यूज ही नहीं होगा. इधर को है इसका एक कंपोनेंट, यानी सपोर्ट कर रहा है, VW cos थीटा. दैट इज, अगर समझ में आ गया होगा तो ये अपोज भी कर सकता है इस तरह से, माइनस साइन के लिए भी अपन ले सकते हैं. अगर ये विंड ऐसे ब्लो हो रही है तो ये आपको, अगर ये समझ में आ गया हो तो वो केस अपने आप कर सकते हो. क्योंकि ये विंड हो सकता है इस तरह से ब्लो हो रही हो थीटा एंगल से, तो यहां पर माइनस साइन भी आ जाएगा. यहां तो सपोर्ट कर रही है, एक कंपोनेंट सपोर्ट कर रहा है. हटा जाए इसको. अब जरा ध्यान से देखें, it is source, it is observer, and it is moving on a circle.
इस केस में बिल्कुल भी चेंज आपको सुनाई नहीं पड़ेगा और डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है इनके बीच का, और जो वेलोसिटी है हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी, इसका कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं होगा। तो इन सच केस यहां कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हटा जैसे अगर कोई सोर्स इस तरह से कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में घूम रहा है, and it is the observer at d equals to infinity, तो ध्यान से देखेंगे जब ये सोर्स ए पॉइंट पर होगा तो यहां से आने वाली फ्रीक्वेंसी होगी एफ मैक्स, क्योंकि अभी इस समय सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच डिस्टेंस कम होने की रेट सबसे ज्यादा होगी। जब सोर्स यहां पर होगा तो यहां से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि उस समय इसकी पूरी स्पीड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। यहां से आने वाली फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इस समय आप ये मान के चलेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ये जो सर्कल है ये कैसा है, एक पॉइंट जैसा। तो जब ए पॉइंट पर होगा उस समय ऐसा मान लें ऑब्जर्वर और सोर्स को, जब बी पॉइंट पर होगा, इस वाले पॉइंट पर जब होगा तो यू मान लें, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। तो यहां से भी एफ सुनाई पड़ेगी। इन दो पॉइंट्स पर कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, यहां मैक्सिमम और यहां मिनिमम। एफ मैक्स इज इक्वल्स टू सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, F minimum, source is moving away. ये सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर बहुत दूरी पर होगा तो इस सर्कल को आप एज ए पॉइंट मान सकते हो, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप जो है वही आपको लेना पड़ेगा। ये नोट हो गया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अगर ये सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो ए पॉइंट से, यानी अगर ओ से और इस सर्कल पर टेंजेंट खींचोगे वो जहां टच करेगी ए पॉइंट पर, तो अगर ऐसा पॉइंट आपको मिलता है कि सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो यहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और यहां मिनिमम, और इन दो पॉइंट्स पर हमेशा डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगी, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द सोर्स एंड ऑब्जर्वर कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, तो यहां पर यहां से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल होगी, डी और सी पॉइंट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि ए से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। पिछले केस में जो आंसर था वही रहेगा, और मिनिमम का भी आंसर जो पिछले केस में था वही रहेगा, बट पोजीशंस अब आप इस तरह से लेंगे, टेंजेंट को फॉलो करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में